हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका वेलकम करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन कर ही लिया है, साथ ही हमें आज मैनेजमेंट शुरू करना है। अच्छा, आज जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट क्लास है। आज कॉन्सेप्ट चलेगा, काफ़ी सारे पॉइंट और समझने पड़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपके पास बुक होगी। अगर बुक नहीं है तो आप एक रजिस्टर, एक पेन लेके बैठेंगे साथ में, ये ज़रूरी है आज की क्लास में। और जैसे कि लास्ट क्लास हमने शुरू कर दिया था, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन, प्रोसेस ऑफ अ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसी को पॉइंट्स को नज़रअंदाज न करते हुए उन्हीं पॉइंट्स पे हम फोकस करते हुए आज टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और सबसे ज़रूरी पहले यही समझना है कि आखिर मैनेजमेंट आप पढ़ने वाले हैं तो मैनेजमेंट है क्या। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे उनके, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आएंगे उसके बाद, एंड फिर कुछ इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, उसके बाद अदर देन कॉन्सेप्ट्स। याद रहे यूनिट नंबर 1 चल रही है और यूनिट नंबर 1 में मैनेजमेंट से शुरू किया जा रहा है। और कुछ ऐसे 1 या 2 टॉपिक्स होंगे जो मैं इन क्लासेस में छुड़वा के चलूँगा, जो कि खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब क्लासेस शुरू होंगी तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन करेंगे, तो क्लियर करेंगे। फिलहाल व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, डेफिनेशंस इज इम्पोर्टेंट। हेनरी फिनोल की याद कर सकते हैं आप, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज वाली डेफिनेशन आपको याद करवाना चाहूँगा। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द सेट ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस बोलो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, टू गेट द वर्क डन इन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। याद रहे, ठीक है। ये तो बुक ने क्या दिया कि आपको फंक्शंस, मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, 5 फैक्टर्स हैं। और अगर आपने कर लिया तो आपने मीन्स इफिशिएंट तरीके से आपने वर्क को कर लिया। लेकिन ये पता होना जो ज़रूरी है ना, इफिशिएंट का मीन्स क्या है। तो इसलिए मैंने छोटा सा एक नोट बनाया है, अच्छे से दिखे, मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ। तो मैनेजमेंट समझ रहे हैं, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, यानी अगर आपने किसी भी काम में, मैंने बताया था हर काम में क्या होता है मैनेजमेंट, और किसी भी काम में आपने ये 5 फंक्शन लगा दिए इफिशिएंट तरीके से, तो आपको मैनेजमेंट आपका पूरा हो जाता है। और मैनेजमेंट आपको देगा क्या? सोचो। इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर मीन्स क्या है उसका देखते हैं। टू गेट द वर्क डन, पहली बात आपका काम पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट किया क्यों था? ताकि आपका मैनेजमेंट, आपका जो काम है जिसके लिए आपने मैनेजमेंट किया है, आपके लिए आपने सोचा है कि मैं प्लान करता हूँ उसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन किया, स्टाफिंग किया, वगैरह वगैरह, तो किस लिए किया? ताकि आपका काम पूरा हो। तो वर्क डन करने के लिए आपने मैनेजमेंट किया था इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला है कि इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर का मीन्स क्या है और उनमें फ़र्क क्या होता है। तो उसके लिए छोटा सा नोट्स मैंने बना दिया था इधर, और आप भी पढ़ लेंगे और इसको नोट करके रख लेंगे रजिस्टर में। ठीक है, फिर मीनिंग क्या है? द वर्क इज डन। हाँ ठीक है, आपने बोला तो वर्क डन, लेकिन कॉस्ट क्या आ रही है ये डजंट मैटर। मतलब आपकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, कितनी आ रही है, इसके पीछे इफिशिएंट का कोई ताल्लुकात नहीं है। मीन्स कॉस्ट कितनी भी आए चलेगा, लेकिन इफेक्टिव मैनर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ इफेक्टिव? इफेक्टिव में वर्क तो कंप्लीट होना ही चाहिए, वर्क शुड बी डन, बट विद इन द लोअर कॉस्ट। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपका कॉस्ट जो है कम से कम रहे। तो ऑब्जेक्टिव उसी बेसिस पे आप समझ लेंगे। ऑब्जेक्टिव टू गेट द रिजल्ट विद इन द टाइम। कॉस्ट कितनी भी है हमें मतलब नहीं है, काम होना चाहिए भाई टाइम के अंदर, तो कहा जाएगा इफिशिएंट है। लेकिन अगर काम हो भी गया लेकिन कॉस्ट भी कम आई, तब कहेंगे उसको इफेक्टिव मैनर। ठीक है, सबसे पहले हमारा ओरिएंटेड रहता है, गोल ओरिएंटेड रहता है कि हमें टाइम में काम को पूरा करना है। ठीक है, चाहे कॉस्ट कितनी भी आए। लेकिन दूसरा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि कॉस्ट कम से कम आए।
अच्छा कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन क्या है, मेरे को टाइम मिलेगा। अब अच्छे बच्चों को पता होगा कंसिडरेशन का मीन्स क्या है। कंसिडरेशन मीन्स हमें क्या उसको दिया, उससे हमें क्या मिला। तो टाइम, इफिशिएंट में से हमें क्या मिलेगा, टाइम, लेकिन इफेक्टिव में से क्या मिलेगा, कॉस्ट। मीन्स हमारे को यहाँ पे कॉस्ट सेविंग होती है, यहाँ पे टाइम सेविंग। नोट हो जाएगा, नोट कर लेना वीडियो को धीरे से, और अगर ना समझ आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो ऊपर 3 बटन होंगे, उनको क्लिक करोगे तो प्ले स्पीड पे जाओगे, आपको स्पीड मिल जाएगी, उसको कम बढ़ती करके आप स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आगे चलता हूँ मैं। अच्छा मैंने ये पढ़ा दिया। इसमें कहता है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ functions of the planning, organization, staffing, directing and controlling to get the work done with a efficient and effective manner। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब मैं efficiency और effective manner, याद रहे ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों ही वर्ड कई जगह यूज होंगे, और मैं हर क्लासेस में आपको बताता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे देखने को मिलते हैं। तो याद रहे ये वर्ड्स उन्हीं में से। क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे उन्होंने क्लासीफाई किया है। अच्छा मुझे बुक नहीं मिली थी कोई ख़ास, और मेरे पास ये पुरानी ही बुक पड़ी थी, तो इसलिए इसमें क्या है खासियत, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स है। मीन्स इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों कवर कर लेंगे, और मैं यहाँ पे हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश में समझाता हूँ, दोनों लैंग्वेज में कोशिश करता हूँ समझाने की। और स्टूडेंट समझदार तो है, वो समझ जाएंगे जल्दी से जल्दी, इसलिए मैं बुक भी वो लेके आया हूँ जिसकी वजह से दोनों स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। तो इफ़िशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर दोनों क्लियर हो गया, इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, अगर ये वर्ड क्लियर हैं तो आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हम जरा कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। जस्टिक्स हाँ जी, देखेंगे स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये नोट कर लेना चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट बुक से लेके आया हूँ मैं, और ज़रूरी है आपको नोट कर लेना। क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा याद करो कि आपने मैनेजमेंट शुरू क्यों किया था, किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। यानी आपका शुरू करने से पहले कोई ना कोई गोल था, है कि नहीं। आपको किसी ना किसी गोल को अचीव करना था, चाहे छोटा रहा हो चाहे बड़ा रहा हो, लेकिन कोई ना कोई तो गोल रहा होगा। यानी किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। इज दैट क्लियर। दिस मीन्स क्या है, ये यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो देखेंगे। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मीन्स आपको मैनेजमेंट क्या देता है, गोल ओरिएंटेड। मीन्स आपने मैनेजमेंट किया तो गोल अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट इज क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव। हिंदी में कहेंगे इसको सर्वोपरि। मीन्स क्या है इसका, देखो फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था, जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशन बताई थी मैंने कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल्स टू जीरो, नथिंग फेलियर। मीन्स क्या है, हर जगह मैनेजमेंट है, यानी सर्वोपरि हर जगह। प्रिवेंटिव कि मीन्स हर जगह मैनेजमेंट है ही है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों को अच्छे से याद होगा, पता होगा कि क्या मीन्स होता है इसका। मैं उसमें क्या देखूं कि उसमें मैं उसको वो बोल सकूं। मैं अगर मैनेजमेंट बोलना चाह रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ना उसमें सर्वोपरि है। मैंने बोला ना इक्वेशन कि उसमें हर जगह पाया जाता है। तो दिस मीन्स मैनेजमेंट क्या है, प्रिवेंटिव है। आगे चलता हूँ। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डायमेंशंस होते हैं। मैनेजमेंट हम वर्कर्स के लिए भी करते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्क्स होते हैं, कुछ पीपल्स के लिए भी मैनेजमेंट किया जाता है, और कुछ ऑपरेशंस होते हैं हमारे, उनके लिए भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कई सारे हमारे टाइप ऑफ मैनेजमेंट के टाइप ऑफ वर्क्स अवेलेबल होते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन।
एंड हर जगह मैनेजमेंट है, तो हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी तो मैनेजमेंट अवेलेबल होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के सारे कामों में भी वो अवेलेबल होगा मैनेजमेंट। दिस मीन्स अगर मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो वर्क्स में आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। आप पीपल का मैनेजमेंट कर सकते हैं, लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, लोगों को काम कर दे रहे हैं, लोग काम अच्छा नहीं कर रहे तो उनको सिखा रहे हैं, जहाँ फिर भी बेकार कर रहे हैं तो उनको निकाल रहे हैं, उनकी जगह दूसरा अपॉइंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट है ना कहीं मैनेजमेंट ही तो है। और पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हम काम जो है ना लोगों के द्वारा कराते हैं। मीन्स क्या है, मैनेजमेंट करते तो अपर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, एंड अभी आएगा डीप में एनालिसिस करेंगे तब तो आपको क्लियर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ी सी वीडियो लंबी भी जाएगी, याद रखना। कहता है कि मैनेजेरियल परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जो वर्कर होते हैं वो मैनेजमेंट में भागीदार नहीं होते। अच्छा, मैं ये तो वर्ड बोल रहा ना, अभी क्लियर नहीं होगा, जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा ना तब ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। मतलब जो हमारा 3rd चैप्टर है इसी का, या तो मैं इसको अभी पोस्टपोन करके चलता हूँ, या इसी को समझ लो यहीं पे अगर समझ आ जाए तो, कि मैनेजमेंट क्या है। पीपल्स के लिए मैनेजमेंट, आपने उनको काम दिया, उसने काम किया। दिस मीन्स उनका काम नहीं था मैनेजमेंट करना, लेकिन आपका काम था मैनेजमेंट करना, है कि नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं उनसे काम करवाना ही तो मैनेजमेंट है। शायद समझ आ गया हो, अगर नहीं आया तो डरने की जरूरत नहीं है, अभी आएगा। फिलहाल यानी क्या है ये, मल्टी डायमेंशनल। आपको वर्क में भी देखने को मिलेगा, आपको ऑपरेशंस में भी देखने को मिलेगा, आप लोग पीपल्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्या ऐसा हो सकता है, वो सोचो आप कि आपने साल भर का एक ही दिन पर पढ़ लिया, एंड अब आप इंतजार कर रहे हैं कब एग्जामिनेशन आए और आप देंगे। नॉट पॉसिबल ना। मीन्स क्या है, आपको लगातार कॉन्टिन्यूसली अपने स्टडी को टाइम देना पड़ता है। जैसे जैसे आप कॉन्टिन्यूस स्टडी में टाइम देते आप इतने कैपेबल बन जाते हैं कि आप एग्जामिनेशन में बैठ जाएं, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको चांस मिलेगा एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, और आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो दिख रहा है ना। क्या मीन्स है कि आपको कोई भी काम करने के लिए कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है, और मैनेजमेंट भी सेम। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी काम को एक ही बार करके बैठ जाओ तो वो इफेक्टिवनेस देगा क्या? अब इफेक्टिवनेस मैंने वर्ड यूज़ किया, अच्छे बच्चों को पता है इफेक्टिवनेस का क्या मीन्स, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस नहीं देगा, ये ऑब्वियस ही बात है। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आपको एक बार करके रख दिया जाए, ठीक है। उसको कॉन्टिन्यूस करते रहना पड़ेगा। सो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और ये मुझे दिख रही है ना उसमें, तो मैं उसको कह सकता हूँ ना, कैरेक्टरिस्टिक है उसका। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। क्या मीन्स है ग्रुप एक्टिविटी का, समझना। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा हवा को पढ़ाऊंगा क्या, दीवारों को पढ़ाऊंगा क्या? नहीं ना। मतलब मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो किसी के लिए तो कर रहा हूँ, किसी पे तो कर रहा हूँ, किसी के द्वारा तो करवाया, कुछ काम करवा रहा हूँ। यानी कुछ ना कुछ, एक से ज़्यादा लोग हैं, कुछ ना कुछ ग्रुप है, तो ग्रुप होना जरूरी है। मैनेजमेंट के लिए ग्रुप होना जरूरी है। अकेले बंदा अपने लिए मैनेजमेंट क्या करेगा, ठीक है ना। दिस मीन्स मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट विदाउट ग्रुप एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं। मैनेजमेंट इन अ डायनेमिक फंक्शन, याद रहे, जैसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था, ये कॉन्टिन्यूस रहता ही रहता है, तो वैसे ही डायनेमिक भी है। अच्छा, ये पॉइंट आपको भी अभी भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। वो थर्ड यूनिट है हमारी, बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन मैं फिर भी एक हाईलाइट दूंगा, और 11th क्लास में भी मैंने थोड़ा सा समझाया था इसके बारे में कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। कुछ फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर अपना फाइनेंस किस में डील करता है, कैश में। लेकिन जब नोटबंदी हुई उन दिनों क्या हुआ, कैशलेस का टाइम आया। दिस मीन्स उसको अपने मैनेजमेंट को चेंज आउट करना पड़ा, है कि नहीं। मीन्स मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लगातार चेंज होती रहती है, एक जगह रुकेगी नहीं वो।
स्थायी नहीं है, स्थायी हिंदी में कह सकता हूँ, फिक्स नहीं है इंग्लिश में, मतलब चेंज आते रहेगा इसके अंदर, ठीक है। कुल मिला के डायनामिक फंक्शन है। अगला एंड लास्ट, इंटेंजिबल। 2 किलो मैनेजमेंट खरीदना है, 5 लीटर मैनेजमेंट खरीद लोगे आप? अरे नॉट पॉसिबल भाई। मीन्स क्या है, आपको मैनेजमेंट महसूस करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि आपको मैनेजमेंट दिख रहा है, पर्टिकुलर थिंग थोड़ी ना, ये मैनेजमेंट थोड़ी ना है। मीन्स मतलब फिजिकल फॉर्म नहीं, इंटेंजिबल है। तो ये बताने वाले कोई बात ही नहीं थी, लेकिन है ना उसमें। मीन्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक है। इजी है, क्लियर है, नोट हो गए होंगे रजिस्टर में, पॉइंट में एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ। क्लियर हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गए हैं तो अब मैं ऑब्जेक्टिव समझाने वाला हूँ, क्योंकि एक एक पर्टिकुलर थिंग के लिए वीडियो नहीं बना सकता और मेरे को सारे कॉन्सेप्ट एक ही में क्लियर करने पड़ेंगे, एक ही वीडियो में। तो या तो आप इसको गैप लेके देख सकते हैं, एक चीज़ को समझ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद दूसरे टॉपिक को पढ़ना। लेकिन मैं बाउंड हूँ, मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताने के लिए बाउंड हूँ। सो फिलहाल अब हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। 3 मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर क्यों कर रहे हैं हम? सोचो, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बिजनेसेस के लिए तो कर रहे हैं, बिजनेस इंप्रूव करे, प्रॉफिट कमाए, सरवाइव करे। अगर उसमें रिसेशन पॉइंट में है, अगर ग्रोथ कर रहा है तो और ज़्यादा ग्रोथ करे। तो कहीं ना कहीं हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सोचो, कहीं ना कहीं इसीलिए। अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा बिजनेस तक अवेलेबल होता है बस, मतलब बिजनेस अपने बारे में सोचता है? नहीं, हमने 11th क्लास में BA पढ़ा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कुछ बिजनेसेस की। हाँ तो ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी एक ठीक है, लेकिन जो मैनेजर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं उन्होंने सोसाइटी को ग्रोथ कर दिया, बिजनेस को ग्रोथ कर दिया। अपना ग्रोथ कब करेंगे? अपनी भी तो सैलरी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, नीचे तो कोई नहीं करता, ऊपर ही करेगा। बोनसेस गेन करने लायक है, उन्होंने मैनेजमेंट किया अच्छे से। इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या? कॉस्ट कमाई, कुल मिला के टाइम में काम पूरा हुआ, तो कुल मिला के आपको इनकम जनरेट हुई एक्स्ट्रा, उससे अपने प्रॉफिट जनरेट हुआ एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का कुछ ना कुछ बोनस बनता है। अपना सेल्फ मोटिवेशन के लिए सेल्फ ऑब्जेक्टिव भी तो कुछ ना कुछ होता है मैनेजर्स का। यानी मैनेजमेंट 3 टाइप से बटा हुआ है। अगर अच्छा जिसने मेरी ये छोटी सी डेफिनेशन सुन ली होगी, छोटे सा क्राइटेरिया सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, तो इजीली समझ आ जाएगा। 3 तरीके के हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। 3 तरीके के हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव हैं। कौन कौन से मेरे साथ बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, इंडिविजुअल, बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अगर मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अच्छे बच्चों को पता है मैंने क्या बोला, ये 2 वर्ड बोल के। और इससे क्या होगा, आखिरी रिजल्ट क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड द प्रॉफिट इज इंक्रीजेस, देन यू विल गेट द एक्स्ट्रा ग्रोथ। और अगर आप रिसेशन पॉइंट में है तो आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा जरूरी है उस टाइम। दिस मीन्स आप याद, पहली बात तो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है बिजनेसेस का। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव, अगर रिसेशन पॉइंट में है तो सर्वाइवल करना। अगर वो ग्रोथ के पॉइंट में है तो उसको और ज्यादा ग्रोथ कराना। SPG, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। क्लियर है? ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का।
सेकंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव का मीन्स क्या है। पूरा एक चैप्टर था, और फिर भी नहीं पता तो बच्चों को मैं रिमाइंड करा देता हूँ। क्या है कि बिजनेसेस कहाँ से अर्न कर रहा है? सोसाइटी से। सोसाइटी में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको भी कुछ ना कुछ दे। क्या देगा वो? उनको रोजगार देगा, एम्प्लॉयमेंट, उनको अच्छा वातावरण दे, मीन्स एनवायरमेंट टू लीव। वेस्टेज हो रहा है तो वेस्टेज को सीधा नाले में ना डाले, उसको प्योर करके डाले पानी, और वेस्टेज को अलग अलग करे। मीन्स कुल मिला के एनवायरमेंट का ख्याल रखा जाए। एंड कुछ और भी होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड उनका सुधारे, और कई सारे थे। लेकिन वहाँ इतने यहाँ पे डीप में एनालिसिस नहीं करना है, डीप में एक्सप्लेन नहीं करना है, और कुल मिला के ऊपरीपन दिखाना है बस यहाँ पे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर नहीं आया तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और पढ़ लेना, हिंदी में भी है। अगर मैं एक आध लाइन पढ़ाना चाहूँ तो कहता है it refers to consideration of the interest of the society। consideration of the interest of the society means क्या है? सोसाइटी का कंसिडरेशन। अब ये बच्चों को अच्छे से पता है कंसिडरेशन का मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, कि सोसाइटी क्या चाहती है बिजनेसेस से। इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी क्या है? फ्रॉम द मैनेजरियल एक्टिविटी। सोसाइटी क्या चाहती है मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही तो यही हुआ। सोसाइटी क्या चाहती है, तो मैनेजमेंट क्या सोसाइटी को देगा, यही तो ऑब्जेक्टिव है उसका। क्या देगा सोचो? एम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड। एम्प्लॉयमेंट देगा, लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ेगा, एंड अच्छा स्वच्छ वातावरण। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? अरे चैप्टर खत्म, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सोचो, अपने आप को उचित पारिश्रमिक देना। नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? उचित पारिश्रमिक देना मतलब एक कह सकते हैं कि जो आप सैलरी ले रहे हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं है। मान लो आप काम करते हैं 16 घंटे एक दिन में, 24 घंटे में से आपको मिल रहे 7,000, नॉट पॉसिबल ना, कोई भी काम नहीं करेगा। आपको मिले 10 से 6 की नौकरी और 25-30 हज़ार रुपये देंगे तो आपको अच्छे से काम मिलेगा। मीन्स उचित, जो सही है। उसके बाद स्वच्छ वातावरण, अच्छे से साफ सुथरा वातावरण हो, मान लो रोज़ साफ सफाई होती हो ऑफिस में, और अगर प्रॉफिट अगर हुआ है तो उसको आपको बोनस वगैरह भी मिलना चाहिए। तो कुल मिला के इंडिविजुअल जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इट रेफर्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिटरमाइनिंग विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़ एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना, ठीक है। अच्छा ये देखो क्या दिखा मुझे अभी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, लास्ट वीडियो में भी बोला मैंने कि क्या एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल्स टू 0 एंड फेलियर एंड नथिंग। दिस मीन्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है क्या मैनेजमेंट? बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है। कैसे भाई? हमारा गोल पूरा कर देता है ये। जो हमारा ग्रुप का गोल होता है, हमारे जो सोसाइटी, जो हमने मेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसके लिए जो गोल सेट किए थे वो गोल अचीव कर लेता है, कराने में मदद करता है। तो यानी क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि हमारे ग्रुप के गोल्स अचीव करने में मदद करता है। इम्पोर्टेंस कह लो, सिग्निफिकेंस कह लो, कुछ भी कह लो। पॉइंट नोट करते चलें स्टूडेंट्स, ज़रूरी है याद करने के लिए। अगला पॉइंट, इंक्रीज इन इफ़िशियंसी। जिस बच्चे को इफ़िशियंसी का मीन से समझ आ गया होगा उसने ये पॉइंट मेरे से समझने की ज़रूरत ही नहीं। मैनेजमेंट इफ़िशियंसी को इंक्रीज कर देता है विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट के अंदर कम से कम टाइम में काम पूरा होना चाहिए पर, ठीक है, इफ़िशियंसी। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट क्रिएट्स द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी चेंज आते रहे भाई ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट संभाल लेगा। यानी चेंज इन द एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट संभालने लायक होता है। डायनेमिक
ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, जिसमें चेंजेस आ रहे हैं लगातार। जैसे कि चीनी फैक्ट्री में कई बार देखा जाता है टेक्नोलॉजी काफ़ी बार चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजी इन द फ़ोन एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे मैनेजमेंट होंगे, जो हमारे फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट होगा, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे रहेगा कि वो डायनेमिक चेंज को फटाफट ऑब्जर्व करके उनके ऊपर एक्शन ले पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी पढ़ा दिया पर्सनल, अभी बिल्कुल पढ़ाया है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, उसके जो ये रही इंडिविजुअल के जो उसका वेजेस मिल रहा है, जो उसकी सैलरी मिल रही है, उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्वच्छ वातावरण मिलेगा तो स्वस्थ रहेगा वो, ठीक है। तो अपने मैनेजमेंट करने से क्या होता है, पर्सनल अचीवमेंट भी मिलती है और मोटिवेशन मिलेगा, तो अपनी खुद की क्षमता तो बढ़ेगी ना, खुद की एबिलिटीज़ तो इंक्रीज होंगी, मैनेजमेंट स्किल्स भी बढ़ेंगी। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी बताया सोसाइटी के प्रति भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ ना कुछ, और ऑब्वियस ही बात है जब आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो अच्छा ये बच्चों को अच्छे से पता है भाई कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी को कुछ ना कुछ गेन्स मिलता है, लाइक एम्प्लॉयमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड्स, एंड बहुत सारे होते हैं। मैंने पढ़ा रखे हैं सारे स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी कंपलसरी मेरे को लगा नहीं, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अगर नहीं भी पता तो आप पिछला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में जाके दोबारा रीड आउट कर सकते हैं। फिलहाल अच्छा एक चैप्टर यहाँ पे है, ये रहा आधा, लेकिन इसको मैंने स्किप करा है अभी के लिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको पता है, पंजा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, उंगली पे याद हो जाएगा। लेकिन लेवल्स जरूरी है, और ये पहली वीडियो में मैंने समझाया था कि इस चैप्टर में लेवल्स हम पढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन कई बार आता है लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो उस क्लास में भी मैंने बताया था 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। 3 लेवल्स में हमने मैनेजमेंट को क्लासिफाई किया। भैया क्या ऑर्गेनाइजेशन में सारे मैनेजर ही होते हैं? सोचो, क्या मैनेजमेंट ही हो रहा होता है? मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मैनेजमेंट है क्या? काम कौन करेगा फिर? सारे ही डायरेक्शन करेंगे, सारे ही कंट्रोलिंग करेंगे, सारे ही प्लान्स करेंगे, तो काम कौन करेगा? मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन भी होते होंगे जो कहीं ना कहीं आपके लिए काम करते होंगे, ठीक है, लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं करते होंगे। यानी हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी 2 क्लासिफिकेशन होती है, एक मैनेजेरियल, एक नॉन मैनेजेरियल, ठीक है। नॉन मैनेजेरियल को हम वर्कर्स भी बोल सकते हैं। याद रहे, वर्कर्स वो पर्सन्स होते हैं जो एक्चुअल फील्ड पे काम कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्शन असल में करके देते हैं, जो जिससे प्रॉफिट होता है। क्लियर होगा? तो हमने 2 में क्लासीफाई कर दिया, दैट इज मैनेजेरियल एंड नॉन मैनेजेरियल स्टाफ। तो और मैनेजेरियल में भी 3 क्लासिफिकेशन है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। इजीली समझ आ जाएगा अगर मैं आपको एक पेज पलट दिया तो। वाह, सच में समझ आ गया क्या? अच्छा ये थोड़ा सा पिक्चर देख लो, ये लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, ये हमारे वर्कर्स हैं जो कि एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पैकेजिंग कर शो कर रहा है। ये मजाक नहीं है, ये रियल ऑर्गेनाइजेशन है। इन फ्यूचर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये वर्कर्स, ये मैनेजमेंट नहीं करते। क्या नहीं करते? मैनेजमेंट नहीं करते, इसलिए क्या कहलाते हैं? नॉन मैनेजेरियल लेवल। तो मैनेजमेंट कौन करता है? ये लोग, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं मैनेजरियल लेवल। तो ऊपर सबसे ऊपर बैठे हैं, सूट वूट पहन के, टाई वाई पहन के, तो लैपटॉप चला रहे हैं आराम से, वो बड़ी पॉलिसीज पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन उससे नीचे ये यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को ले रहे हैं और नीचे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये असल में काम करवा रहे हैं इनसे,
ठीक है, ये लोग असल में काम करवा रहे हैं इनसे, और कोई ना कोई निगरानी कर रहा होगा, कोई ना कोई कम्युनिकेशन में भागीदारी दे रहा होगा। अच्छे से समझ आ ही गया होगा। ये होते हैं 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल को सुपीरियर मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसको कहा जा सकता है ट्रायंगल ऑफ लेवल्स। पढ़ेंगे, दिक्कत नहीं हो रही होगी इंग्लिश वालों को, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ जी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई मैंने बताया ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल है। ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेवल होते हैं, एक मैनेजेरियल लेवल, एक नॉन मैनेजेरियल लेवल। मैनेजेरियल में 3 होते हैं। मैनेजेरियल में कौन कौन से? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। या ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल एंड वर्कर्स। बहुत बढ़िया, याद रहे। ट्रायंगल क्या शो करता है? जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको एरिया कम होते जाएगा, और वैसा ही असल में भी होता है, तभी उसको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। नीचे देखो कितने सारे पर्सन होंगे नीचे के प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म एरिया इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन होंगे? वर्कर्स होंगे। वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम होते जाएंगे। लोअर लेवल, ये इनसे काम करवाएगा, ये इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, इनसे इंस्ट्रक्शन लेगा। मिडिल लेवल, टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शन लेगा एंड नीचे प्रोवाइड करेगा। और ये क्या करते हैं? पॉलिसी मेकर्स होते हैं। असल में यही मैनेजर्स मालिक भी होते हैं, काफ़ी हद तक मालिक होते हैं। CEO कई बार आपने सुन रखा होगा, ये वही होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, ठीक है। चेयरमैन्स हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, जनरल मैनेजर्स हो गए, ये सारे क्या हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत अच्छे पता होगा बच्चों को कि शेयर होल्डर्स में से चुने जाते हैं, पढ़ाया रखा है अच्छे से। ये क्या होते हैं? ये सारे पॉलिसी मेकर होते हैं, पॉलिसीज को मेक करते हैं। किनके लिए? इनके लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं। अच्छा, उसके नीचे आते हैं मिडिल लेवल पे। ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभाल रहे होते हैं, लाइक फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर एंड अकाउंट मैनेजर, ठीक है। कई सारे मैनेजर होते हैं, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइज होते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। क्लियर हो गया? एंड असल में काम कौन करता है? प्लेटफॉर्म एरिया पे वर्कर्स। क्लियर है? तो अगर ये चीज़ें अगर क्लियर हैं तो ये चीज़ों में अगले आने वाले पॉइंट्स में कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, समझेंगे? हाँ, क्या होता है मिडिल लेवल, टॉप लेवल? टॉप लेवल में जनरल मैनेजर को छोड़ के, अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रा बताऊंगा इसको, ये आगे से रिलेट करता है, तो जब समझ आएगा, जब आगे वाला हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फिलहाल टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए यह डिटरमाइन करना सबसे मेन अधिकार किस पे होता है, ठीक है। मीन्स क्या है? जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, कॉस्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव में कितनी भागीदारी देनी है, कितनी नहीं देनी, तो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, बहुत बार मैंने बोल चुका हूँ, सेल्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए हमारी, एंड कितना डिस्काउंट दें, कितना ना दें, किस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन से एरिया में हमें सेल करना बंद कर देना चाहिए, कौन से एरिया में सेल बढ़ानी चाहिए, ठीक है। सब ये पॉलिसी मेक करते हैं। आगे चलते हैं। डिटरमाइनिंग द एक्टिविटी, लाइक मुझे एडवर्टीजमेंट करवाना है तो मैं एक डिसीजन लूँगा, कौन ले सकता है? टॉप लेवल। क्लियर है? केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ से, जरूर याद कर लेना। उसके बाद
असेंबलिंग रिसोर्सेज, जो भी आपको रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है लाइक मशीनरी, पिक्चर्स, फर्नीचर्स एंड टूल्स, ये सब रिक्वायरमेंट्स को फिलअप कौन करता है? हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स। आगे चलते हैं। कंट्रोलिंग ऑन वर्क प्रोग्राम, बताया जैसा कि मैंने अभी, टॉप लेवल नीचे इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये इंस्ट्रक्शन नीचे प्रोवाइड करते हैं, तो टोटल निगरानी इनके ऊपर होती है। मीन्स ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे निगरानी कर रहे होते हैं, इसलिए कहा गया है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अरे एक और चैप्टर खत्म हो गया। हाँ जी बच्चों, एक और चैप्टर खत्म हो गया। अभी नहीं, ये बजट बनाते हैं। बजट मतलब कि इस साल का हमारे पे परचेज बजट कितना है, इस साल का सेल बजट कितना है। ट्रांसपोर्टेशन बजट बनाते हैं कि इससे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ना हो, पैकेजिंग खर्चा ना हो, तो कहीं ना कहीं इनके बजट बनते हैं। और बजट बनाने में सबसे मेन काम, मेन हाथ किसका होता है? अपने टॉप लेवल का। अब चलते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल कौन होते हैं? ठीक है, पढ़ते हैं। ये पॉलिसी को इंटरप्रेटिंग करेंगे, मीन्स एनालिसिस करेंगे, क्योंकि असल में ये काम से ये जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो बोल दिया कि आपने 10 रुपए में 20 लाख प्रोडक्शन करना है, तो हो सकता है क्या? नहीं ना, शायद उनको पता ना हो कि हो सकता है, ना हो सकता है, लेकिन कौन बताएगा? ये लोग, मिडिल लेवल। ये पॉलिसी बन तो गई, लेकिन पॉलिसी को इंटरप्रेटिंग करना पड़ेगा, मीन्स उसको व्याख्या करना पड़ेगा। हिंदी में कहते हैं उसको व्याख्या का। मीन्स क्या है? उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो सही है या गलत है, सही है या गलत है। ठीक है, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने आप में स्पेशलिस्ट है, इसलिए ऑब्वियसली बात है वो कर सकता है। लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट को एडवर्टीजमेंट का बजट दे दिया गया 2,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, सॉरी 20,000 रुपये, अच्छा से एग्जाम्पल लेते हैं 20,000, लेकिन उसको लगता है कि 20,000 इनफ नहीं होगा, मुझे कम से कम 50,000 की रिक्वायरमेंट है, तो वो बोलेगा कि सर एटलीस्ट मुझे 50,000 तो चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना के देते हैं पूरा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट ही तो उसके स्ट्रक्चर है, मतलब अलग अलग स्तंभ है। HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अपना सेल डिपार्टमेंट, अपना परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। हाँ, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? फिर आता है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है कौन? मिडिल लेवल डिपार्टमेंट लेवल है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, जिसमें से एक डिपार्टमेंट रहा होगा HR डिपार्टमेंट। इसका काम होगा हमारे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, जो भी हमारा रिक्त स्थान हो गया, जो भी फिलअप करने के लिए हमारे पास क्या है, अब वैकेंसी है, उसको फिलअप करना किसका काम होता है? मिडिल लेवल का। तो एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट करता है, इंटरव्यूज़ वगैरह लेता है। आगे चलते हैं। इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, मैंने जैसे कि बताया ये टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शंस लेता है एंड नीचे प्रोवाइड करता है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। अगर एम्प्लॉयज़ फील कर रहे हैं कि वो मोटिवेट फील नहीं कर रहे, तो वो इनका काम है कि मोटिवेट करना, मतलब उनसे काम करवाते रहना। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मोटिवेटेड ना हो, मीन्स टाइम टू टाइम उनको उनके काम को, उनके कर्तव्यों को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनके सामने रिप्रेजेंट करना और ये बताना कि वो ये काम उनका खुद का है। इससे क्या होगा? वो मोटिवेट होंगे और काम अच्छे से करेंगे। ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। किसका काम है ये? मिडिल लेवल का। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। कहते हैं क्रिएटिंग कोऑपरेशंस। याद रहे, 2 वर्कर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, या फिर 2 वर्कर्स या 2 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कोऑपरेट करना। एंड अगर वर्क अच्छे से नहीं हो रहा
तो उसको अच्छे से करवाना, ये उनका काम होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन एक अलग से पूरा एक चैप्टर है, वो डायरेक्टिंग के बाद हमने समझना है, और डायरेक्टिंग शुरू हो जाएगा तब समझ आएगा अच्छे से। लेकिन अगर मैं हाईलाइट देना चाहूँ तो हाईलाइट में कैसे दूंगा आपको, एक आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल का चेन देखा होगा, मीन्स एक अगर पहिया चलता है तो दूसरा भी चल देगा। कोऑर्डिनेशन बनाए रखना मिडिल वर्कर्स का काम होता है। कुल मिला के जैसे अगर फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस नहीं लाएगा तो सेल्स में परचेस मैनेजर परचेस नहीं कर पाएगा, परचेस मैनेजर परचेस नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो सेल नहीं हो पाएगी, सेल्स नहीं हो पाएगी तो फाइनेंस मैनेजर तो फाइनेंस कहाँ सुनाएगा। मीन्स सारा साइकिल एक पर्सन से जुड़ा होता है, ये सभी से जुड़ा होता है। इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं, एक दूसरे में सर्कल बना रहे, ठीक है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और इसको बनाए रखने का काम किसका है, मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर ये किन्हीं कामों में से कोई एक या सारे दिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्क में, तो हम कहेंगे वो मिडिल लेवल को बिलोंग करता है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। लोअर लेवल थोड़ा सा छुपा हुआ था, मैंने पहचान लिया। कहता है लोअर लेवल सुपीरियर लेवल होता है ये, जहाँ पे वर्कर्स क्या करते हैं, अपने सबमिटिंग वर्क ग्रेवेंसेस। कई बार होता है कि वर्कर ना मतलब सेटिस्फाई नहीं होता कि मेरे को जो वेजेस मिला उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो उनकी सेटिस्फैक्शंस को फिलअप करने के लिए लोअर लेवल का काम, अच्छा याद रहे, इजीली समझ आएगा पॉइंट अगर ये बात समझ ली तो। लोअर लेवल ना पूरी तरह से जुड़ा होता है वर्कर से, मीन्स वर्कर से काम कौन करवा रहा है, लोअर लेवल, और लोअर लेवल के नीचे ही तो वर्कर्स हैं। कुल मिला के वर्कर बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, लोअर लेवल को ही बोलेंगे। दिस मीन्स वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो किसको बोलेगा, लोअर लेवल को। तो लोअर लेवल उनकी क्या सुनता है, पीड़ा सुनता है, उनके ग्रीवेंसेस सुनता है और उनके समाधान निकालता है। एंश्योरिंग द प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट। भाई लड़ाई झगड़ा होगा, चक्कू चूरी चल गई तो उसको सुलझाना भी तो है, उनके चक्कू चूरी रखनी भी तो है, तो संभाल के। मीन्स कुल मिला के एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन अच्छे से हो, कोई भी इशू ना क्रिएट हो, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, गलती एक दूसरे पे टालने की आजकल बहुत लोगों की आदत होती है, तो ना हो ऐसा। इसलिए क्या करते हैं, लोअर लेवल का काम है कि वो वर्क एनवायरनमेंट बनाए रखे, ठीक है। एंश्योरिंग द स्टाफ सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। प्रोडक्शन करते टाइम मशीनें काफ़ी हैवी होती हैं, और जैसे कि आपने लकड़ी काटने की मशीन देखी होगी कितनी हैवी है, अगर उसका ब्लेड लग भी जाए तो इंसान का हाथ वगैरह डिस्ट्रॉयड हो सकता है। तो कुल मिला के वो उसका जीवन अपाहिज हो सकता है पूरा। इसलिए उनकी सेफ्टी बनाए रखना, उनकी सेफ्टी पे फोकस करना किसका काम है, लोअर लेवल का। और जुड़ा ही लोअर लेवल है तो उसी का काम होगा ना, ठीक है। अच्छे से समझ पा रहे होगे उस वर्ड से। हेल्पिंग द मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का काम था भाई पॉलिसी को इंटरप्रेट करके उसको नीचे अप्लाई करना, वर्कर्स के लिए अप्लाई करना। लेकिन बीच में कौन है, लोअर लेवल। लोअर लेवल जुड़ा किससे हुआ है, वर्कर से, प्लेटफॉर्म एरिया से। दिस मीन्स जितनी भी पॉलिसी होंगी अप्लाई कौन करेगा, लोअर लेवल। करने का काम किसका था, मिडिल लेवल का। तो यानी हेल्प करता है लोअर लेवल, हेल्प करता है मिडिल लेवल को। किस तरह से करता है, उनकी पॉलिसीज को मनवा कर। देखिए मैंने इसको ज़रा हाइड कर दिया था। इन्हीं सुझावों को सुझाव आमंत्रित करना। अगर कोई सजेशंस हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, और अगर वर्कर्स कुछ सजेस्ट करते हैं और वो वर्कर्स सही सजेस्ट कर रहे हैं, दिस मीन्स लोअर लेवल वर्कर से जुड़ा हुआ है, और वर्कर क्या चाहते हैं असल में लोअर लेवल को पता है। लोअर लेवल बताएगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल है बताएगा टॉप लेवल को। क्या होगा बता के, वो पॉलिसी बनाएंगे, इम्प्लीमेंट होगा। तो कुल मिला के जो भी सजेशन है वो ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है।
क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, वही एक तरह से इजी पॉइंट है। मीन्स जो कार्यस्थल है, जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म एरिया है, वहाँ पे काम अच्छे से चलता रहे। और रिलेशनशिप खराब है तो उनको सही करो, सही है तो और अच्छे करो, ठीक है। दोनों काम होते हैं एक लोअर लेवल के। फंक्शंस आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक हाईलाइट दे देता हूँ। और हमारे को इनका इंडिविजुअल सेपरेट चैप्टर्स हैं, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं हाईलाइट दे देता हूँ, इससे इजी रहेगा आगे समझाना। क्या फंक्शन है मैनेजमेंट के? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। मीन्स क्या है, आपने प्लान किया किसी काम को करने के लिए, किसी पॉलिसी को बनाने के लिए, उसके लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर पर्सन्स को चुना, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चुना, उनके लिए किस पर्सन को अपॉइंट किया जाना चाहिए, किसको नहीं किया जाना चाहिए, उसको सेट किया। फिर उनको डायरेक्ट किया, आज इस तारीख से इतने टाइम पे या इतने टारगेट से ये वाला प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। आपने डायरेक्शन दिया, आपने उनको वर्क दिया एंड वो काम कर रहे हैं। काम करने से रिजल्ट आया, रिजल्ट को कंपेयर किया आपने डिसीजन से, ठीक है, उसको कहेंगे कंट्रोलिंग। अब डीप में आराम से हम पढ़ेंगे क्या चीज़ है, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके फीचर्स क्या है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट अभी शुरू होने वाला है। आज यूनिट नंबर 1 काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है और एक ही वीडियो में यूनिट नंबर 1 ख़त्म कर दिया मैंने। ये पूरा फंक्शन ही था तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा प्लानिंग हो गया, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये हमारा स्टाफिंग हो गया, ये हमारा डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। और ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म। तो कुल मिला के हम इसको अलग से आराम से पढ़ेंगे, अलग से यूनिट है तो वहीं पढ़ेंगे ना आराम से, तो जहाँ से ज़्यादा अच्छा वहाँ पढ़ पाएंगे। अभी तो पेपर नहीं है, लेकिन कभी ना कभी होंगे, वहाँ पढ़ लेंगे आराम से। लेकिन इसमें अभी एक चैप्टर रहता है कोऑर्डिनेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन। ये 2 और 2 को 5 बना के छोड़ता है। और कोऑर्डिनेशन की एक हाईलाइट मैंने अभी दी, वो सर्कल वाली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और याद रहे, ठीक नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आऊँगा। और यहाँ इसको कोऑर्डिनेशन चैप्टर को कर लिया तो यूनिट नंबर 1 खत्म, ठीक है। यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी, बस 2 पेज का चैप्टर है। फिर यूनिट नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और आपको अच्छे से मैंने सिलेबस समझा ही दिया है, स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है अब क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से दे देता हूँ। हमारे यूनिट नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। ये चैप्टर को मैंने अभी भी पोस्टपोन करके रख रहा हूँ, अभी जानबूझ के, क्योंकि सिलेबस के पूरा हो जाने के बाद आपको पता लगेगा कि मैंने क्यों छुड़वाया था। लगभग सिलेबस पूरा करा दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्यों छुड़वाया था, ठीक। उसके बाद फिर हमने फंक्शंस किए एंड लेवल्स किए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, एंड कोऑर्डिनेशन हमने करना है नेक्स्ट क्लास में। तो कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगा और पैसा हजम हो जाएगा। एक समअप अगर हम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, छोटा सा फटाफट। क्या होता है फंक्शंस? मैनेजमेंट क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ फंक्शंस टू गेटिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। कैरेक्टरिस्टिक बताया, गोल ओरिएंटेड है, पॉजिटिव, ऑल प्रिवेंटिव है, हर जगह देखने को मिलता है। मल्टी डायमेंशनल है, कई जगह मिलता है, पीपल्स में, ऑपरेशंस में, वर्क में। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में करके रख देंगे। ग्रुप एक्टिविटी है, सब एक पर्सन अकेले अपने लिए नहीं कर सकता, किसी और के लिए करेगा। बहुत लोग हमने जैसे ही पढ़ा अभी, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, अपर लेवल और वर्कर्स। और ये मैंने शायद बताया भी था अभी कि पॉइंट अभी समझ नहीं आएगा, आगे समझ आएगा और आगे होगा। डायनेमिक फंक्शन है, बदलते वातावरण के साथ चेंज आउट होते रहता है। और क्या है कि क्या कहते हैं, इंटेंजिबल है, आपको दिखेगा नहीं है। मैं दिख रहा हूँ आपको, मैं टेंजिबल हूँ, आप मुझे छू सकते हैं, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज़ को नहीं छुआ जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, वो क्या है? इंटेंजिबल। आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, आप मेरे से जो मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं,
उससे जो मोटिवेशन मिलता है वो क्या है, इंटेंजिबल। याद रहे, लाइक वीडियोस करने से हमें इनकम नहीं होती, फिलहाल तो इनकम कुछ भी नहीं है यूट्यूब से, लेकिन आप जो लाइक करते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। वो 60 लाइक आ गई, 60 लाइक आ गई, 70, चलो एक और बनाते हैं। तो उससे बनाने से क्या फ़ायदा है स्टूडेंट्स? आपको ही फ़ायदा है, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, एसपीजी सर्वाइवल किया, प्रॉफिट अर्न किया, ग्रोथ की। सोशल ऑब्जेक्टिव, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और था अपना, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, और एम्वायरमेंट क्या कहते हैं, हेल्थी एम्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट अर्न करा है तो उसका कुछ ना कुछ सम देना, एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना वर्कर्स को, ठीक है। साफ सुथरा वातावरण ऑफिस हो, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू 0। इम्पोर्टेंट है बहुत मैनेजमेंट के लिए, हमारे लिए भी है, लेकिन ईजी है समझना। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो ईजी है, सब कुछ तो ईजी है। बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अचीविंग ग्रुप गोल्स, अचीविंग द ग्रुप गोल्स किया क्यों था? इसीलिए किया था क्योंकि मैनेजमेंट कवर हो जाए। इफ़िशियंसी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी, इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करता है। गिवन टाइम के अंदर, गिवन कॉस्ट के अंदर कर लेना इफ़िशियंसी होती है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, चेंज करते रहो भाई, एनवायरनमेंट हम कर लेंगे, मैनेजमेंट संभाल लेगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ टू सोसाइटी। फिर हमने मैनेजमेंट समझा, और ये तो अभी किया है तो अच्छे से पता ही होगा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल प्लेटफॉर्म, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। इसी के साथ क्लास यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं, और एक बताना चाहूँगा कि यूनिट नंबर 1 ख़त्म कर रहे हैं हम, और नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट, और लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगेगा अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे। हम मोटिवेट कैसे होंगे? आपकी लाइक से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।